सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के जो हाल ही में डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोग यूनिट वाइज कंपाइल करते हैं। इसमें सिविल सर्विस का एग्जाम तो हम लोग कवर करते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे और एग्जाम होते हैं बीपीएससी के, जैसे डेंटल सर्जन हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, एडीपीओ हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके क्वेश्चंस को हम लोग यूनिट वाइज कंपाइल करते हैं। इस सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरा आपको इंसाइट दे देता है किस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और लगभग उसी क्वेश्चन में आप बार बार फिर रिवाइज करते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये इस डिस्कशन का सेकेंड वीडियो है, मतलब ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश में एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यदि ये कंपाइल्ड पूरा आप चाहते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेगा कि आई वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा। फीस पे करनी होगी आपको 499 रुपीज़, उतने में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ और ये एनालिसिस वीडियोस भी प्रॉपर तरीके से कंपाइल्ड फॉर्म में दिए जाएंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखा जाए तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और ये लगभग सभी को जानकारियाँ तो होती हैं। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन वी से। तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की स्पेशली यदि हम बात करें मालवा अंचल में, मतलब मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर हम लोग भगोरिया फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यदि हम लोकेशन की बात करें कि लोकेशन हमारा एक कहाँ पे होगा, तो लेट मी शो द मैप। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ओके जस्ट, तो ये वाला जो पोजीशन है ये आपका मालवा का जो अंचल है, यहाँ पर आपको भगोरिया फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा। भगोरिया फेस्टिवल की एक खासियत है कि ये होली का जो फेस्टिवल है, होली का जो उत्सव है, उसी से मनाया जाता है। और ये 7 डेज का फेस्टिवल होता है। कितना? 7 डेज का फेस्टिवल होता है। भगोरिया उत्सव की एक और महत्वपूर्ण खासियत है कि भगोरिया उत्सव 3 पार्ट में, मतलब 3 चरणों में मनाया जाता है ना। तो ये भी आपको विशेष तौर पर बताना चाहिए कि भगोरिया उत्सव में कौन कौन से वे 3 चरण होते हैं, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में उसके बारे में भी थोड़ी सी पूछा जाता है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि भगोरिया उत्सव में 3 कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो भगोरिया एक हो, भगोरिया में क्या हो गया? पहला हो गया गुलालिया। किन 3 चरणों में होगा, यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ। पहला हो गया गुलालिया, गुलालिया, ठीक है। गुलालिया के अलावा सेकेंड हो गया गोल गधेड़ू, गोल गधेड़ू, और तीसरा हो गया आपका दैट इज उजाड़िया। ये नया पेन टाइप है, पुराना वाला खराब हो गया तो दिक्कतें आती हैं लिखने में। एनीवे, तो भगोरिया उत्सव की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और याद रहे 7 डेज फेस्टिवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? देखिए वैसे देखिए तो ये क्वेश्चन वैसे ट्राइब का नहीं है, इसको लोक कलाओं में जो लोक त्यौहार हैं उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया गया था। मामूली त्यौहार की बात करें तो ये मोस्टली हमारे बुंदेलखंड अंचल में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे जो बुंदेलखंड अंचल की जो कुंवारी कन्याएं हैं, मतलब अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है इसका भी बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है। लेट मी शो दिस वन टू यू। यहाँ पे देखा हुआ है कि यहाँ पे मामूलिया त्यौहार में एक वृक्ष की जो टहनी होती है, टहनी या झाड़ी आप देखें, विशेषकर नींबू की जो टहनी होती है, उसमें रंगीन कुर्ता या ओढ़नी पहना दिया जाता है। फिर उसमें फूलों को उलझाया जाता है, और शाम को, सांझ को, मतलब शाम को जो लड़कियां होती हैं इस डाली को गीत गाते हुए किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर देती हैं। तो ये है आपका मामूलिया त्योहार। कौन सेलिब्रेट करता है? जो हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड अंचल में जो कुमारी कन्याएं हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब जो अनमेरिड गर्ल्स हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। संजा की बात करें, संजा भी हमारे बुंदेलखंड अंचल में जो कुमारी कन्याएं हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 16 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है। इसमें लड़कियां प्रतिदिन दीवार पर नई नई आकृतियां बनाती हैं, भित्ति चित्र बनाती हैं, और शाम को एकत्र होकर गीत गाती हैं। तो ये है आपका संजा। तो संजा और मामूलिया ये दोनों त्यौहार कहाँ के हैं? बुंदेलखंड अंचल के हैं। इसे विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम पूछा गया है द बैगा से। तो कई चीज़ें बैगा से पता होना चाहिए आप लोगों को। बैगा चक किसे कहते हैं, ज़रा कमेंट कर बताइए बैगा चक कौन से ज़िले में आता है। तो द बैगा की बात करें तो ये किताब लिखा है वेरियर एल्विन ने। 2 किताबें इनकी बड़ी फेमस है, एक द बैगा है, एक है म्यूरिया। क्या? मूरिया एंड देयर घोटुल। मूरिया और उनका घोटुल, ये दोनों किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है वेरियर एल्विन की, तो इसे विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भड़म नृत्य। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भड़म और श्वेतम,
ये दोनों ही नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जनजाति के, और ये है हमारे मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति जो मोस्टली छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती हैं, और वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में 3 जनजातियां आती हैं। एक भारिया है ना, भारिया उनमें से एक है ना, बैगा, भारिया और सहरिया। अब बैगा की बात करें, बैगा भी हमारे लगभग इसी मंडला के आसपास की रीजन में निवास करते हैं। बैगा मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, है ना, ये रीजन। इसके अलावा भारिया की बात करें, भारिया का डिस्कस कर ही चुके हैं। सहरिया की बात करें, सहरिया जो कम्युनिटी है हमारे मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में जो आता है, इनकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सॉरी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पर निवास करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश का जो ये वाला रीजन है आपका, लुक एट दिस वन, श्योपुर का ये जो एरिया है ये इधर का, तो इधर जो है हमारी सहरिया कम्युनिटी निवास करती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट से क्वेश्चन पूछा आता है। फीमेल लिटरेसी ट्राइब में कितनी है उसको भी देख के जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यदि ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो यह है 50.6%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है जरा कमेंट कर बताइए। लिटरेसी रेट में याद रखिएगा 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम लोग लिटरेसी रेट में काउंट नहीं करते, तो ये भी विशेष तौर पे आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट के साथ में 2011 सेंसस की जब बात करी है तो यहाँ पे 2011 सेंसस में एक डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, जिसमें मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब में जो सेक्स रेशियो है, क्या बोलते हैं, लिंगानुपात, जो सेक्स रेशियो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्स रेशियो कितना है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब में सेक्स रेशियो है 984 प्रति 1000 पुरुषों में 984 महिलाएं हैं। वहीं पे यदि आप मध्य प्रदेश का जनरल सेक्स रेशियो यदि आप देखोगे तो कितना है 931 2011 सेंसस के आधार पे। भारत में कितना है 943 943। तो सेक्स रेशियो काफ़ी इंप्रेसिव है, 984 है। वहीं पर यदि आप, अब इसमें भी ग्रामीण और शहरी होता है, यदि आप ग्रामीण में जाओगे मतलब रूरल एरिया में जाओगे तो रूरल एरिया का सेक्स रेशियो और भी अच्छा है, दैट इज 986 986 है। वहीं पर आप अर्बन एरिया के सेक्स रेशियो की बात करोगे तो ये है 956, कितना 956। तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना है ट्राइब में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और छोटा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं ट्राइब से, तो एक छोटा सा चीज़ और भी देख लीजिएगा कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब में अनुसूचित जनजाति में जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्या है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब दशकीय जनसंख्या वृद्धि, क्या बोलते हैं इसको, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब में पाया गया है वो है 25.2%, मतलब 10 साल में 25.2% पॉपुलेशन बढ़ जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यह एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजाति ग्राम समाज, किसका, जनजाति ग्राम समाज का आवासीय नमूने का पारिस्थितिक इकाई है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइजेबल इकोलॉजिकल यूनिट ऑफ रेजिडेंशियल पैटर्न ऑफ ट्राइबल विलेज सोसाइटी। इसे हमें क्या बोलते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं हम हैमलेट। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमलेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैमलेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनजातियां वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इसका वैसे बहुत ही एक, यदि हम जनरल कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो जनजातियों की बात करें तो जनजातियों के बारे में अक्सर डिस्कस किया जाता है कि यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि वातावरण को कैसे संरक्षित किया सकता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, और इसकी मेन वजह जो है वो है पूजा करते हैं। जनजातियों की बात करें, जनजातियों में कई सारी जनजातियां जो हैं पौधों की पूजा करते हैं, कुछ विशेष पौधों की अलग अलग जनजातियां पूजा करती हैं। जैसे साल वृक्ष की बात करें तो हमारी जो भारिया जनजाति है वो उसकी पूजा करते हैं, है ना। भारिया जनजाति में कई सारी सब ट्राइब और भी हैं जो अलग अलग जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी पूजा करते हैं। जैसे यदि हम बात करें हमारे भारिया जनजाति में एक जनजाति होती है तो बोलते हैं खमरिया। क्या बोलते हैं, उस जनजाति का नाम है खमरिया। लेट मी राइट डाउन, खमरिया। खमरिया जनजाति की बात करें तो खमरिया जनजाति जो है ये खमेर के पेड़ की पूजा करते हैं, है ना। तो यहां पर जनजातियों में आप देखेंगे कि पेड़ों की पूजा करने का कल्चर होता है और इसी के चलते पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद रखना है, पूजा करते हैं जनजाति, इसलिए वो पौधे और पशु की रक्षा करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेबल है। पांडव, भूमिया और भुइहार की बात करें, यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। अब देखो हमारी किताबों में कई जगह जो लिखा हुआ है इनके बारे में,
तीनों के बारे में, तो लिखा हुआ है कि ये जनजातियां जो हैं ये भारिया जनजात की उपजातियां हैं। कई किताबों में आपको सीधा सीधा लिखा मिलेगा कि भूमिया, पांडो और भुइहार ये तीनों ही जनजातियां भारिया जनजात की उपजातियां हैं, लेकिन यहां पर एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में मारिया लिखा हुआ है। अब पता नहीं यहां पे शायद इनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, व्हाट एवर इट हैपेंड, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि भारिया जनजात की उपजातियां कई किताबों में लिखा हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन सी है सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। इन ऑप्शंस में देखें तो ये समस्या एज ऑफ नो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने बजट में, मतलब लास्ट ईयर की यदि हम बात करें तो उन्होंने अपने बजट में इस बीमारी के लिए उन्होंने प्रॉपर बजट में प्रावधान भी किया था और इसके एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन ईयर भी घोषित किया है 2047 2047 तक इस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यह है सिकल सेल एनीमिया, काफ़ी चर्चा में इस समय है। लगभग कई सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, इससे क्या सारी समस्याएं पैदा होती हैं, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली ये होता है, शब्द से ही लग रहा है सिकल सेल, मतलब जो हमारी आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कर्पसेल्स, वो आमतौर पे राउंड शेप में होती हैं, है ना। अब क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी आरबीसी होती हैं वो हाशिए का शेप ले लेती हैं, हाशिए का शेप, है ना। तो जब ये फ्लो करती है ना तो ब्लड चोक कर जाता है और उसके कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन ये वंशानुगत भी है, वंशानुगत है, जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसके चलते ट्राइब्स में ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2047 के लिए अभियान चलाया गया कि हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे। तो एज ऑफ नाउ इस पर काफ़ी जागरूकता अभियान भी चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अमृता देवी बिश्नोई ने हमारे मध्य प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया था, आपको पता होगा। इन्होंने किस वृक्ष को बचाने के लिए अपने जान का बलिदान किया था? कौन सा वृक्ष है जिसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की थी? तो ये है खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली यदि हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रों में। खेजड़ी का वृक्ष कई सारी चीज़ों के लिए लाभदायक है, इवनली जो मेडिसिनल पर्पज के लिए भी खेजड़ी का वृक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ना। लेट मी शो दिस वन, ये है खेजड़ी का वृक्ष, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने खुद स्थापित किया है और ये कहाँ पर स्थापित किया है? ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया है ना। दैट इज फॉर ट्राइबल हेल्थ, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय स्थित है। देखिए राज्य आदिवासी संग्रहालय, इसका नाम बाद में बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है। बादल भोई साहब की बात करें तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, और बादल भोई साहब की बात करें तो इन्होंने कई सारे जो वहाँ पे कम्युनिटी, हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किया था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ का, छिंदवाड़ा का था, उसका नाम कर दिया गया है श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय। तो इसे विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड हैं? हालांकि ऐसे ये चीज़ों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है कुल 9 जनजातीय खंड है, कहाँ? मंडला जिले में। इसको भी आपको याद रखना है, ट्राइबल ब्लॉक्स। अच्छा, कमेंट बताइए मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने आदिवासी विकास खंड हैं, है ना। प्लीज डू राइट द नंबर लिखिए जरा, चूंकि क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इससे पूछा गया कितने सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद बनी है? TAC इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। मध्य प्रदेश में कितने सदस्यों की जनजातीय सलाहकार परिषद है? तो इसमें याद रखिएगा इसका सही आंसर है 20 सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले आदिवासी और जनजातियों को लघु वनोत्पाद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है? अंडर विच एक्ट राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेस्ट वॉज ग्रांटेड टू ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? यह है वन अधिकार अधिनियम 2006।
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006, इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वन धन योजना। ये एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश की जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास करना व उद्यम बनाना है। इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया? देखो, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यम के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं। जरा कमेंट करके बताइए, लास्ट डिस्कशन में उसके बारे में किया था, जो पिछला पार्ट 1 था ट्राइब्स का, उसमें उसको डिस्कस किया गया था। आप जरा कमेंट कर बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, उद्यम के विकास के लिए। प्लीज डू कमेंट दिस आउट। तो यहां पे ये योजना सन 2018 से, कब से? 2018 से चलाई जा रही है। वन धन योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है, इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है वन धन योजना। ये अब 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गढ़मंडला के अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन थे? गढ़मंडला की बात कर रहे हैं और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये कौन है? दैट इज बेसिकली शंकर शाह। ठीक है, शंकर शाह अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा थे। भीलट बाबा कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भीलट बाबा भीलों के प्रमुख देवता हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति बैगा जनजाति का उप जनजाति नहीं है? है ना, तो बैगा जनजाति की उप जनजाति बिजवार है, नरोतिया है, कठमैना है, भरोतिया है, तो आप जानते हैं। लेकिन बड़ोया जो है, इनकी उप जनजाति नहीं है। ठीक है, उप जनजातियों से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको उप जनजातियां थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? वैसे ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है इसी दिन को, और यह है 31 अगस्त। क्यों ये दिन महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे यहाँ कुछ जातियां ऐसी थीं जिन्हें विमुक्त जाति बोलते थे, तो विमुक्त जातियों को आपराधिक घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के समय में। तो ये जो नियम बनाया था अंग्रेजों ने, जिन्हें आपराधिक घोषित किया गया था, उसको देश की आज़ादी के बाद 31 अगस्त को ही, 31 अगस्त 1952 में अंग्रेजों के उस कानून को हटा दिया गया था। इसीलिए 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे बोलते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स डे। कौन सा? 31 अगस्त। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला संबंधित है? देखो, जितने भी पर्सनालिटी मध्य प्रदेश में पद्मश्री अवार्डी हैं और स्पेशली यदि ट्राइब्स पर्सनालिटी हैं, तो उनका नाम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल आपके लिप्स में होना चाहिए। किस क्षेत्र से संबंधित हैं, क्या चीज़ उन्होंने किया है, किस साल उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो श्रीमती दुर्गाबाई व्याम की बात करें तो ये बेसिकली गोंड शैली, जो गोंड पेंटिंग है, उसके लिए काफ़ी मशहूर हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, लुक एट दिस फाइन आर्ट, गोंड पेंटिंग है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य से किस शहर में है? देखिए, इसका नाम IGNTU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। याद रखें, नेशनल यूनिवर्सिटी है। हमारे मध्य देश में एज ऑफ नो 2 यूनिवर्सिटी हैं नेशनल, एक है सागर, हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, एक है IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? अमरकंटक में है। अमरकंटक कहाँ पड़ेगा? ये अनूपपुर जिले में पड़ेगा, है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट एजेंसी? तो बैगा डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पे कॉमन गेस से भी कर सकते हो, क्योंकि बैगा कम्युनिटी का जो निवास है मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में है, बस एक ऑप्शन बचता है, वो है रायसेन। रायसेन में पॉपुलेशन नहीं है, तो रायसेन जो है यहीं पर बैगा विकास अभिकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखो, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। देखो, भीमा नायक को तो आप जानते ही हैं, खाजा नायक इनके ब्रदर इन लॉ थे, तो दोनों का ही नाम काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बड़े स्केल पर संघर्ष किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और भीमा नायक की बात करें तो कभी कभी भीमा नायक से पूछा जाता है कि भीमा नायक कौन से जिले से संबंधित हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भीमा नायक जो हैं वो कौन से जिले से संबंधित हैं? ही इज बेसिकली फ्रॉम एसोसिएटेड विद द बेसिकली बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, बड़वानी जिले से हैं।
लेकिन इन्होंने जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ पर आदिवासियों का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में। दूसरा स्टेटमेंट है सुंदर सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे। बिल्कुल सही बात है, शंकर शाह मरावी थे जो गढ़ा किंगडम के बेसिकली राजा ही थे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। और ये और इनके बेटे का नाम क्या था, जरा कमेंट बताइए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, ये तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट एमपीपीएससी ने गलत माना है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं एमपीपीएससी की द्वारा। यहाँ पर सिपाही बहादुर सरकार की बात करें, इसकी स्थापना बेसिकली इंदौर में नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द सीहोर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, सीहोर जिले में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भारी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारी जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है, मोस्टली पातालकोट में। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंवार जनजाति से पूछा गया है। और कंवार जनजाति की बात करें हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, दैट इज बेसिकली इन द शहडोल। इस ऑप्शन में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हमारी कंवार जनजाति निवास करती है। अच्छा, कमेंट करके बताइए आप लोग, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, ये यही है कंवार। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। यहाँ पे ऑप्शन शहडोल में लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह किताबों में मिलेगा कि ये सीधी जिले में निवास करते हैं। कहाँ पे, सीधी जिले में। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन चूंकि एमपीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में शहडोल दिया है तो आपको शहडोल टिक करना ही है। लेकिन याद रखिए कंवार जनजाति के जो लोग हैं वो सीधी में भी निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था। बहुत ही आसान है, 21.1% था। देखो परसेंटेज की जब बात कर ही रहे हैं तो 21.1% मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है। वहीं यदि आप पूछो कि इंडिया में कितना है, पूरे भारत में, ओके, यदि पूरे इंडिया में पॉपुलेशन पूछोगे कि इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी कितनी है, तो कितनी है, दैट इज 8.6%। कितना है, 8.6%, 2011 सेंसस के आधार पे। यहां पे एक और चीज याद रखना, पूरे भारत का, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो पूरे भारत का कितना परसेंट पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब का मध्य प्रदेश में निवास करता है, तो ये 14.69% ऑफ इंडिया, भारत का 14.69% शेड्यूल्ड ट्राइब मध्य प्रदेश में निवास करता है। आबादी के आधार पे मध्य प्रदेश में पूरे देश से सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। वहीं पे आप परसेंटेज के आधार पे बात करोगे, परसेंटेज के आधार पे मध्य प्रदेश की आबादी का रैंक पूरे देश में क्या है, तो परसेंटेज के आधार पे शेड्यूल्ड ट्राइब का मध्य प्रदेश में जो आबादी में रैंक है वो है 13th रैंक, 13वीं रैंक है। जो कि कई सारे छोटे छोटे जिले हैं, सॉरी छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, तो वहाँ पे आबादी ऑब्वियस परसेंटेज में ज़्यादा होती है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रानी कमलापति से है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य से किस जिले में है। देखो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है, जिस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन, कहाँ पे, भोपाल में है। रानी कमलापति जी से के जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर आप याद रखिए कि रानी कमलापति के पिता का नाम क्या था और रानी कमलापति के पिता का नाम क्या था। तो गोंड क्वीन है, ये सभी जानते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे याद रखिए इनके पति का नाम था, गिन्नौरगढ़ के राजा थे, गोंड रूलर थे, जिनका नाम था निजाम शाह। तो शी वॉज द वाइफ ऑफ निजाम शाह। किसकी रानी थी, निजाम शाह की। एक तो ये नाम याद रखना है। दूसरा इनके पिता का नाम भी कई बार पूछा सकता है, बिकॉज पिता का नाम भी पूछा आता कई बार, चूंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जो रानी दुर्गावती है उनके पिता का नाम पूछा गया था एग्जाम में, है ना। तो रानी कमलापति के पिता का नाम क्या था, दैट वाज बेसिकली रामचंद्र चौधरी कृपा रामचंद्र चौधरी कृपा रामचंद्र है ना। तो नाम याद रखिएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है देसोला बोंगा आदिवासी त्योहार है। अब देखो यहाँ पे वैसे त्योहार ये हम कब मनाते हैं, बसंत का टाइम मनाते हैं, तो बसंत उत्सव आप किसे कह सकते हैं। कौन सेलिब्रेट करता है इसकी हम बात करें तो आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सेंथाल कुछ जगह मिलेगा, कुछ जगह सेंथाल कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सेंथाल ऑप्शन कुछ जगह मिलेगा। कुछ जगह मिलेगा आपको दैट इज बेसिकली मुंडा कम्युनिटी, जो मुंडा जनजाति उनके द्वारा सेलिब्रेट किया था। दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो इस लाइक थोड़ा यहाँ पे डिस्प्यूट भी हो सकता है। अब कई सारी कम्युनिटी हो सकता है सेलिब्रेट करती हूँ, आपके ओपिनियन क्या है, आपको यदि जानकारी है तो आप लोग भी कमेंट कर बताइए। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में कब आया।
अच्छा, अनुसूचित जातियों का पूछा गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखो, हालांकि दोनों से एसोसिएटेड है ये अमेंडमेंट था 89th अमेंडमेंट। देखिए, इससे पहले एक अमेंडमेंट था 65th अमेंडमेंट। 65वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा हम लोगों ने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, एक ज्वाइंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था 65वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट होता है 89th अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा हम लोगों ने, देखो कौन सा आर्टिकल पहले बनाया था हमने, आर्टिकल 338 में प्रोविजन हमने रख दिया। 89th अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसके द्वारा हम लोगों ने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब दो अलग बॉडी बनाई, और एक को आर्टिकल 338 में रखा, एक को आर्टिकल 338 ए में रखा। कौन से अमेंडमेंट से? 89th अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ? सन 2004 में हुआ। ठीक है, तो सन 2004 में अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक आयोग बनाया गया, वैसे ही अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाया गया। आपको कमेंट कर बताना है कि हमारे यहां एज ऑफ नो एक महत्वपूर्ण बॉडी इसे बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी के नाम से मशहूर है। इसके लिए आर्टिकल 338 बी अलॉट किया गया है। कौन सा? इसके लिए आर्टिकल 338 बी अलॉट किया गया। आपको बताना है कमेंट करके कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। प्लीज डू कमेंट दिस आउट। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें कि वह स्थित है, क्योंकि आपको बताना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र जो है, एक को समझिएगा इसको, हमारे यहां दो शेड्यूल हैं, एक है 5th शेड्यूल है, एक है 6th शेड्यूल। 5वें शेड्यूल में हमारे देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र स्थित हैं, बस शेड्यूल्ड एरियाज स्थित है ना। बेसिकली दैट इज डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो छठा शेड्यूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। छठा शेड्यूल में हम लोगों ने सिर्फ 4 राज्यों को फोकस किया है। कौन सा? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो छठा शेड्यूल केवल 4 राज्यों के लिए है, 5वां शेड्यूल जो है 10 राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। तो क्या लिखता है इसमें? उन राज्यों के द्वारा जिनमें की वह स्थित है के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त है। कुछ अधिकार राज्यपाल को दिए गए हैं, सिवाय, मतलब कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है? तो पहला लिखता है केंद्र राज्यों कानूनों के क्रियान्वयन में संशोधन। तो केंद्र राज्यों में जो कानून बने हैं उसी क्रियान्वयन में संशोधन, यस, अधिकार है। जनजाति में शांति तथा सुशासन के लिए नियम बनाना, बिल्कुल सही बात है, शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। तीसरा बोलता है भूमि में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बंजर भूमि का आवंटन और साहूकारों से उनकी सुरक्षा, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो लास्ट वाला है, आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करना, ये अधिकार नहीं है। तो डी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो डी यहां पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी धारा के तहत कौन सी धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित है? देखो यहां पे धारा नहीं बल्कि अनुच्छेद शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहां पर एमपीएससी ने धारा शब्द इस्तेमाल किया है। अंडर विच आर्टिकल सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज आर रिजर्व्ड। देखो 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 335। आर्टिकल 16(4) बेसिकली राज्य को अधिकार देता है, राज्य मतलब स्टेट को अधिकार देता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि बैकवर्ड क्लास के लिए आप रिजर्वेशन ला सकते हैं, है ना। पोस्ट के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए आप रिजर्वेशन ला सकते हैं। ये आर्टिकल 16(4) राज्य को अधिकार देता है ना। वो बैकवर्ड क्लास जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है ना, इसी के चलते रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया। आर्टिकल 335 की बात करें तो आर्टिकल 335 भी रिजर्वेशन सिस्टम की बात करता है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को सर्विस और पोस्ट में रिजर्वेशन की बात करता है। तो यह है आर्टिकल 335। तो इन दोनों आर्टिकल के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। तो ये दोनों ही आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो याद रखिए, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता है ठाकुर देव, है ना। ये ठाकुर देव सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दिस इज एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। देखो यहाँ पे आमतौर पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा आते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कौन से देवता किस चीज के देवता है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन से देवता किस चीज के देवता हैं। अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग देवता हैं और वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि हम बैगा कम्युनिटी की बात करें तो बैगा कम्युनिटी में कई चीज़ों के लिए, जैसे कौवे को विशेष सम्मान देने की प्रथा है यहाँ पे, एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा हमारे बैगा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है, वो ये है कि यहाँ पे जैसे गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं, है ना, कोटवार बोलते हैं जो शासकीय सेवक होते हैं ना, ऐसे इनके गांवों को पूर्वा कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो लोक नृत्य हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे कर्मा नृत्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ठाकुर देव के बारे में, जो कि यहाँ पे शिष्ट के निर्माता माने जाते हैं। फिर यहाँ पे हैं बूढ़ा देव, क्या नाम है, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव का जो निवास स्थान है वो है साज वृक्ष, ठीक है। इसीलिए साज वृक्ष काफी होली माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और बूढ़ा देव के बारे में मानता है कि ये पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं और साज वृक्ष में निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूल्हा देव हैं जो बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। खैर माई हैं, बैगाओं की ग्राम देवी हैं। बघेश्वर देव हैं जो बिवार खेती के देवता हैं। नारायण देव हैं जो बैगाओं के कुल देवता हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बहुत ही आसान है, हमारे मध्य प्रदेश की भील जनजाति हैं जो मध्य प्रदेश के बेसिकली मालवा अंचल में हम कह सकते हैं निवास करते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश का जो पूर्वी पश्चिमी इलाका है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है भील में कई सारी सब ट्राइब हैं, जैसे भील हैं, भीलाला हैं, पटेलियाँ, रथियाँ। तो सब जनजातियाँ जो हैं, उपजातियाँ जो हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो पद्मश्री भूरीबाई पिथौरा पेंटिंग के लिए फेमस है, चित्रकारी के लिए फेमस है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। देखिए, पद्मश्री भूरीबाई का कंट्रीब्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। भीति चित्र के रूप में मशहूर थी पिथौरा पेंटिंग, लेकिन भीति चित्र को कैनवास में लाने का, मतलब पेपर में बनाने का जो कल्चर है वो भूरीबाई ने स्टार्ट किया। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। पिथौरा पेंटिंग को इंटरनेशनल लेवल पे, एक प्रकार से कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसको पहचान दिलाने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन भूरीबाई का बनाता है और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? देखो, टंट्या भील के कई सारे नाम मिलते हैं, दोनों ही नाम मिलते हैं। टांटिया भी मिलता है कुछ जगह और कुछ जगह टंडरा भी लिखा मिलता है। दोनों ऑप्शन को एमपीपीएससी ने सही माना है। अगला है मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखो, नगर पालिकाओं के लिए अलग प्रोविजन है रिजर्वेशन का और जो ग्राम पंचायतें उनके लिए अलग प्रोविजन है। जैसे आपको याद होगा आर्टिकल 243 आई हम पढ़ते हैं, है ना, किसमें, जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग। आर्टिकल 243 आई किसके लिए है? जो ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की बात करता है। आर्टिकल 243 वाई जो शहरी हैं, मतलब जो हमारी अर्बन पंचायत हैं, मतलब जो नगर पालिका है, अर्बन पंचायत नहीं बल्कि नगर पालिका जो है, उसके लिए जो प्रोविजन बात करता है वहां पे वित्त आयोग की बात करता है। वैसे ही निर्वाचन आयोग की बात करें तो जो ग्राम वाला है, रूरल वाला है, पंचायती राज सिस्टम, उसमें 243 के बात करता है किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की। आर्टिकल 243 ZA बात करता है किसमें? अर्बन पंचायत में, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की बात करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है नगर पालिकाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है अनुसूचित जनजाति के लिए, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 243 ना N1 ना 1, आर्टिकल 243 ना 1, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिकल 243 T1। क्या? T1, ट्री मतलब ट्राइब, ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो कि ट्राइब के रिजर्वेशन की प्रोविजन टी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? देखो, जनजातीय संग्रहालय की बात करें कहां पे है? दैट इज लोकेटेड इन द भोपाल। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, भोपाल में है। आकांक्षा योजना संबंधित है। देखो, आकांक्षा योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है और बेसिकली देखें तो ये अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग देने की बात की गई है। ये आपका आकांक्षा योजना। याद रहे, आकांक्षा योजना के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपके परिवार की वार्षिक आय जो है 6 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 6 लाख से कम इनकम
वर्ग ग्रुप होना चाहिए आपका, 6 लाख से कम इनकम होना चाहिए आपकी फैमिली इनकम। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना 11th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, और इसमें सिर्फ 3 कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर किया गया है। एक तो जेईई को कवर किया गया है, फिर नीट को कवर किया गया है, फिर यहाँ पर क्लैट को भी कवर किया गया है। तो 3 एग्जाम को कवर किया गया है, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि आपके 11th में 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आपको आकांक्षी योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दी गई है और साथ में कोचिंग फैसिलिटी तो आपको दी जाएगी, है ना। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन घोटुल प्रणाली के बारे में सत्य है? घोटुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोटुल के बारे में जानकारी देता है। देखो घोटुल में देखिए लोगों को लगता है सिर्फ सेक्स एजुकेशन दिया आता है, लेकिन घोटुल में बेसिकली सेक्स एजुकेशन के अलावा बहुत सारा एजुकेशन और भी दिया आता है। ये कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, मैरिज के बाद कौन कौन से कस्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब इट्स लाइक फुल एजुकेशन हमें घोटुल से सीखना चाहिए। बाकी अन्य कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी सीखना चाहिए कि किस तरह से उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एजुकेशन दिया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मुझे डाउट ही है कि किसी और कम्युनिटी में शायद दिया जाता होगा। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें जो जनजाति का कल्चर है, जो कुदरत के काफ़ी नज़दीक है, कुदरत के काफ़ी करीब है, उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो घोटुल की बात करें तो घोटुल में शामिल होने लड़कियों को मुटियारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुटियारी। ये स्टेटमेंट भी सही है। घोटुल में शामिल होने वाले लड़कों को बोलते हैं चेलिक। ये स्टेटमेंट भी सही है। वेरे एल्विन ने घोटुल के बारे में विस्तार से चर्चा की, ये भी सही है। तो एक प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह है भिंड में। भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है आप लोगों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमारे मध्य प्रदेश में जो धार जिला है, यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पे सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब निवास करती है। धार के बाद आता है बड़वानी, पॉपुलेशन के आधार पे दिए जाओगे, फिर उसके बाद झाबुआ का नंबर आता है संख्या के आधार पे। परसेंटेज में जाओगे तो सबसे पहले अलीराजपुर आएगा, फिर झाबुआ आएगा। अलीराजपुर में 89% पॉपुलेशन निवास करता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वह जिला जिसका भगोरिया आदिवासी महोत्सव से कोई संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है? अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपके मध्य प्रदेश में जो ये अंचल है, यहाँ पे आपको भगोरिया फेस्टिवल मिलेगा। तो झाबुआ भी, धार, खरगोन, ये सब है। लेकिन ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर अलग है, ग्वालियर में ये कल्चर नहीं मिलेगा। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला इन ऑप्शंस के हिसाब से झाबुआ है ना। तो ये आपको याद रखना है। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण है चटकोरा नृत्य। देखो ट्राइबल आर्ट में जो भी है नृत्य है, उत्सव हैं, उनके बारे में विशेष तौर पे पढ़ के जाएगा। वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इस बार तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए बिग डिफरेंस। यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो चटकोरा नृत्य की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश की जो कुरकू जनजाति है, कौन जाति? कुरकू जनजाति है, उनका लोक नृत्य है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। कुरकू जनजाति, चटकोरा डांस इज फोक डांस ऑफ कुरकू ट्राइब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, और आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि जनसंख्या के आधार पर जाओगे तो मध्य प्रदेश का बेशक पहला स्थान है, लेकिन आप परसेंटेज के आधार पर जाओगे तो मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। 13th रैंक है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी वर्तमान में 21.1% है। वहीं पर पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब निवास करता है वो कितना है? दैट इज 14 पॉइंट हाउ मच? आप लोग चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं। जो कमेंट है इस चीज़ को करते रहना चाहिए, बिकॉज उससे क्या चीज़ें याद होने लग जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में पूरे देश का 14.69% शेड्यूल्ड ट्राइब हमारे मध्य प्रदेश में निवास करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस सीरीज के इस वीडियो में। डिस्कशन को मैं वाइंड अप करेंगे। आपके पास कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।